हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं CSEE पेपर नंबर 1 एंड द चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 8 बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। एंड इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे टर्म्स डिस्कस किए। कुछ टर्म्स आपके लिए नए थे, कुछ हमने टर्म्स जो देखे वो बहुत कॉमन और पॉपुलर टर्म्स थे। तो इसी तरीके से और भी जो आगे टर्म्स दिए हुए हैं, लेट अस कंटिन्यू विद दैट। पेज नंबर 212 से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं यहाँ पे। सो द फर्स्ट टर्म इज रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब कुछ नहीं है, मनी पे करना किसी को। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा पे कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस, नथिंग एल्स। इसके बाद है रेपो रेट। रेपो रेट वो है जिस रेट पे एक नॉर्मल बैंक RBI से पैसा बोरो करती है, ठीक है। तो रीपर्चेज रेट ऐसे बोला जाता है, दैट इज रेपो रेट। तो वर्ड वहाँ से आया है, विच अ बैंक बोरोज फ्रॉम द RBI, ठीक है। तो बैंक कुछ सिक्योरिटीज प्लेज करके RBI से पैसा उधार ले सकता है। सो दैट इज द इंटेंशन। फिर है रिजर्व। रिजर्व का मतलब हम जो पैसा साइड पर रखते हैं फॉर सम कंटिजेंसी और इमरजेंसी फंड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस मीन्स द मिनिमम प्राइस विच इज सेट इन एडवांस that is acceptable to the auctioneer so as to ensure that the object for sale will not be sold at too low a value। होता है जैसे ऑक्शन होता है, बिडिंग होती है, तो एक मिनिमम प्राइस से स्टार्ट होता है कि बोली इस प्राइस से लगेगी। तो वट एवर द मिनिमम प्राइस इज, दैट प्राइस इज कॉल्ड द रिजर्व प्राइस, कि उससे नीचे तो बिक सकता ही नहीं है जो भी प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट वहाँ पे सेल हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिटेल ट्रेड। बहुत बेसिक, कंज्यूमर जब गुड्स खरीदता है रिटेल में, आप दुकान पे जाके सामान खरीदते हो, दैट इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब कंपनी जब प्रॉफिट्स अर्न करती है तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के नाम पे ट्रांसफ़र करती है, और जो बाकी का अमाउंट है दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। वो पैसा कंपनी अपने पास रखती है फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से किसी चीज़ को अप्लाई करना, फ्रॉम द बैक डेट एंड नॉट फ्रॉम द करंट डेट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ सर्टन डिसीजंस आर टेकन, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनकी सैलरी जो है उसको इंक्रीज़ किया गया एंड उनके अलाउंसेस को बढ़ाया गया, तो इट इज़ नॉट विथ इफेक्ट फ्रॉम टुडे, इट इज़ विथ इफेक्ट फ्रॉम येस्टरडे, और विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 days बैक और 15 days बैक और 1 month बैक। सो दैट टर्म इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवर्स रेपो रेट। सी रेपो रेट का उल्टा पार्ट है जो हमने यहाँ पे देखा, इसको आप इससे लिंक कर सकते हैं कि वेयर अ बैंक इज बोरोइंग एन अमाउंट फ्रॉम RBI, इट इज़ द रेपो रेट। इन वेरी मिनिमल केसेस इट इज़ द रिवर्स ऑल्सो। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, जहाँ पे ये देखा जाता है कि RBI ऑल्सो बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक। इट मे हैपन बिकॉज पैसा है, इट इज़ पॉसिबल कि वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल, वो हो सकता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर दिस, रिवॉल्विंग क्रेडिट। व्हाट इज रिवॉल्विंग क्रेडिट? द फैसिलिटी टू बोरो मनी अप टू अ सर्टन स्पेसिफाइड अमाउंट एंड टू रिप्लेस वन बोरोइंग दैट हैज़ बीन पेड ऑफ विथ अनदर सो लॉन्ग एज द ओवरऑल लिमिट इज़ नॉट एक्सीडेड, ठीक है। तो आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं। अब अगेन ये एक बैंकिंग का पूरा सिस्टम है, लेकिन है थोड़ा डिटेल्ड, अभी हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। तो आप पैसा बोरो कर सकते हो अप टू अ सर्टन लिमिट, और एक बोरोइंग को दूसरी बोरोइंग से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट से ऊपर जाके नहीं, ठीक है। वैसे चलेगा। नेक्स्ट टर्म इज रिग्ड मार्केट। रिग्ड मार्केट के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी, प्राइस रिगिंग, और हमने देखा था कि बड़ी बड़ी कंपनीज मिलके प्राइजेस फिक्स कर लेती हैं और कार्टेलाइजेशन करती हैं, और कहीं ना कहीं पब्लिक को चीट करने की कोशिश करती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड रिगिंग और रिग्ड मार्केट। नेक्स्ट टर्म इज़ रॉयल्टी। रॉयल्टी आपको पता है कि अगर आप किसी की कोई इंटेंजिबल असेट यूज़ कर रहे हो और उसके बदले अगर आप उसको कुछ पे कर रहे हो, तो दैट इज़ रॉयल्टी। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल असेट्स के केस में यूजुअली होता है। इसके बाद है रमेजिंग। ये कुछ नया वर्ड है अपने लिए, देखें व्हाट इज़ रमेजिंग। अ थॉरो सर्च ऑफ अ शिप बाय कस्टम ऑफिसर्स टू डिटेक्ट कॉन्ट्राबैंड और अनडिक्लेयर्ड ड्यूटीएबल कार्गो। मतलब स्मगल्ड के आप गुड्स स्मगलिंग करके लेके आ रहे हो, तो स्मगल्ड गुड्स को ढूंढना, सर्च करना, दैट इज़ कॉल्ड रमेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज साफ्टा। साफ्टा इज अ एब्रीवेशन, it means South Asian Free Trade Area. It is one of the aims of the SAARC group of countries. SAARC group of nations में हमारे साउथ ईस्ट एशिया के 8 कंट्रीज कवर होते हैं, ठीक है, जिनकी एसोसिएशन है। सैल्वेज मीन्स जब यहाँ पे मीनिंग दे रिकवरिंग आइटम्स फ्रॉम अ साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन।
सो अगर कोई साइट है जिस पे कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया, नुकसान हो गया, और वहाँ से आप कोई आइटम्स रिकवर करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सैल्वेज। फिर है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मीन्स a method of drawing conclusions about the whole or by examining portions of its selected at a random। तो सैम्पल सर्वे करते हैं, 100 लोगों से पूछ लिया, उन्होंने क्या जवाब दिया, उस बेसिस पे 100 करोड़ लोग क्या सोचते हैं वो डिसाइड कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। एक्चुअली में वो इतना ऑथेंटिक कितनी बार नहीं भी होता, डिपेंड्स कि आपने सैम्पल कैसे सिलेक्ट किए। स्कैम इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, इट मीन्स फ्रॉड, वो हम जानते हैं। सेबी, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, उसको एडमिनिस्टर करता है, दैट इज़ कॉल्ड सेबी। सिक्योर्ड लोन मीन्स जब आप कोई असेट गिरवी रख के, प्लेज या मॉर्गेज करके, उसके बेसिस पे पैसा लेते हैं विद अ कंडीशन कि अगर आपने पैसा टाइमली रिटर्न नहीं किया तो क्या होगा, आपकी वो जो असेट है उसको रख लिया जाएगा और बेच के पैसा वसूल किया जाएगा। नेक्स्ट, सेगमेंटल रिपोर्टिंग। अब ये थोड़ा सा अकाउंटिंग वाला पार्ट है। जब पर्टिकुलर कंपनी बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस करती है तो उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को सेगमेंट वाइज बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंटल रिपोर्टिंग। सेट ऑफ करना मतलब हिसाब बराबर करना। जैसे होता है ना कि मुझे आपसे 1 लाख रुपए लेने हैं, तो मैंने आपको 10,000 रुपये देने हैं, मैं बोलूँगा 10,000 काट लो, 90,000 दे दो, दैट इज़ सेट ऑफ, सिंपल टर्म्स। सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट यहाँ पे इन्होंने स्टॉक मार्केट के टर्म्स में बोला है, स्क्रिप्ट वाइज नेटिंग ऑफ ट्रेड बाय अ ब्रोकर एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग साइकिल। सेटलमेंट, स्टॉक सेल परचेज करना, दैट इज़ सेटलमेंट। अगले कुछ टर्म्स आप जानते हैं तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। शेयर, share certificate, shareholder। enough you have studied in the accounts part, so you know the basic कि exactly होता क्या है, so this is nothing new। let's go to another point, SIB, Securities and Investment Bank of UK। यूके की बैंक का यहाँ पे क्या काम है इनको ही पता है, ठीक है, कोई इतना खास हमें यूज़ आता नहीं है, कॉमन टर्मिनोलॉजीज बोल तो रहे हैं लेकिन आता नहीं है। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का मतलब है एक शेयर को डिवाइड करना डिनोमिनेशन में। 2,000 का नोट है, 500 के छुट्टे करा लिए, स्प्लिटिंग, ठीक है, सिंपल। शेयर्स में भी ऐसा होता है। स्पॉट कैश, इट मीन्स पेमेंट इज ड्यू इमीडिएटली, मतलब अभी के अभी पेमेंट देना है। स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस, स्पॉट डिलीवरी मतलब इमीडिएट, ऑन द स्पॉट बोलते हैं, वैसा हो गया। नेक्स्ट टर्म, ओके, यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है, स्टैग। स्टैग का मतलब वो है कि जब भी कोई कंपनी कोई नया आईपीओ या कोई शेयर्स इशू करती है, ठीक है, तो वो कंपनी में आप अप्लाई करते हो एंड यू ट्राई टू जस्ट ग्रैब दो शेयर्स, और आपका इंटेंशन ये है कि जैसे ही शेयर्स मुझे अलॉट हो जाएंगे मैं इमीडिएटली वो शेयर्स सेल करके निकल जाऊंगा, मतलब मुझे उसको होल्ड करने का कोई इंटेंशन नहीं है, मैं उसको इमीडिएटली सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैग। ऐसा जो कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टैग, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टर्म, इट इज़ स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ये हम एग्जीक्यूटिव में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। सो स्टैम्प ड्यूटी इज़ एन एड वैलोरम ड्यूटी, जो वैल्यू के बेसिस पे लगाई जाती है, और जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू इन्वॉल्व होती है जो स्टैम्प पेपर पे आप लिख रहे हो उस हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। वो 25 पैसा से लेके 25 लाख तक भी हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि ऐसा कोई ऑर्डर इशू किया गया, कोई इंस्ट्रक्शन इशू किया गया जो तब तक इन फोर्स रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, जब तक उसे वापस ना ले लिया जाए, और ये जनरली टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में ऐसे ऑर्डर्स इशू होते हैं, कोई नई बात नहीं है। स्टैचूटरी बुक्स वो बुक्स होती हैं जो एक कंपनी को एज अ रिकॉर्ड कंपलसरीली मेंटेन करनी पड़ती है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मेंबर्स का रजिस्टर है, डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनकी स्टैचूटरी बुक्स के अंदर कवर होती हैं, ऐसा हमें ध्यान रख के चलना। नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपने सुना होगा, जो स्टॉक मार्केट जो है एक तरीके का, एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया कि एक मार्केट है जहाँ पे आप जाके शेयर खरीद सकते हो, जहाँ पे आप जाके शेयर बेच सकते हो। तो एक्सचेंज जैसे ग्रोसरी स्टोर में नहीं होता, आप सामान खरीदते हो वहाँ से, और मतलब जो भी आपको चाहिए तो जो सेलर है वो वहाँ आके सामान रख देता है, जो बायर है वहाँ जाके खरीद लेता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में जो नेशनल लेवल पे 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं, दैट इज़ BSE एंड NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद है स्टॉक ट्रांसफ़र। स्टॉक ट्रांसफ़र मतलब आपने अगर किसी को चेक इशू कर दिया, फिर आपको लगता है कि यार ये तो पार्टी चोरी गड़बड़ है और इसको एक्चुअली में पेमेंट देना नहीं चाहिए था, बट चेक तो हम इशू कर चुके हैं, बट अभी वो चेक क्लियर हुआ नहीं है, तो आप बैंक में इंस्ट्रक्शंस दे के वो चेक का पेमेंट रुकवा भी सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टॉप पेमेंट, ठीक है।
फिर सब जुडाइस मतलब मैटर अभी कोर्ट में है और उसका डिसीजन अभी आया नहीं। जुडाइस मतलब जुडिशियरी के पास है, कोर्ट के पास है, और किसी भी केस का फैसला अगर आना बाकी है तो हम बोल सकते हैं कि दैट मैटर इज सब जुडाइस। ठीक है। सब्रोगेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है और कंपनी लॉ में हम आगे भी इसको देखने वाले हैं नेक्स्ट लेवल पे। बट यहाँ पे बोला है लीगल प्रिंसिपल दैट एंटाइटल्स एन इंश्योर्ड ओनली द एक्चुअल लॉस सस्टेन्ड इन केसेस ऑफ प्योर इंडेमनिटी। मतलब जिसका नुकसान हुआ है उसको ही पैसा मिलेगा और जितना नुकसान हुआ है उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है। इसके बाद है समन्स, अ लीगल पेपर दैट इज यूज्ड टू स्टार्ट अ सिविल केस एंड गेट जुरिस्डिक्शन ओवर अ पार्टी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो समन नोटिस आपको मिला है, कोर्ट ने बुलाया है तो कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी इन्विटेशन, मना नहीं कर सकते आप। ठीक है। नेक्स्ट टर्म इट इज कॉल्ड सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब है ऑन इट्स ओन मोशन। ठीक है, ऑन इट्स ओन। सुओ मतलब ओन और मोटो मतलब मोशन। सो सुओ मोटो का मतलब जब कोर्ट किसी केस में इंक्वायरी अपने एंड से खुद से स्टार्ट करे तो उसको हम बोलते हैं सुओ मोटो। नेक्स्ट है स्वैप। स्वैप एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। अभी आपको डिटेल में बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ये सीए फाइनल सीएस फाइनल लेवल पे जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तब उनको आइडिया आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इतना ईजी होता तो बात अलग थी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। टेक ओवर का मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, उसके मेजॉरिटी शेयर्स अपने कंट्रोल में कर लेती है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं टेक ओवर ऑफ अ कंपनी। सेबी रेगुलेशंस में इसके टेक ओवर कोड भी होते हैं, जिसकी बात भी हम आगे करेंगे जब एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखें। टैरिफ का मतलब है रेट। ठीक है, जैसे एक्साइज का, कस्टम्स का, जीएसटी टैरिफ के भाई कौन से प्रोडक्ट कौन सी सर्विस के ऊपर कितना जीएसटी लगता है, तो दैट इज कॉल्ड जीएसटी टैरिफ। फिर इसके बाद है टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे वाली सिचुएशन में क्या है वो देख लो। अ पीरियड ऑफ टाइम एस्टैब्लिश्ड अंडर स्टैच्यूट ड्यूरिंग विच अ बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन इट्स अर्निंग्स। सो टैक्स हॉलीडे वो सिचुएशन है जहाँ पे आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना है। बहुत सारे कंट्रीज़ इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर है टैक्स लियन। टैक्स लियन में क्या बोला है, इफ़ योर बिजनेस फेल्स टू पे टैक्सेस ओड टू द डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट यू में फाइंड योर असेट सीज्ड। वो ना असेट बेच के भी टैक्स के पैसे वसूल करेंगे, तो वो जब करते हैं तो दैट इज लियन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेट राइट एक्सरसाइज किया जाता है आपके अगेंस्ट, आपकी प्रॉपर्टी पे। टेंडर में क्या बोला है, अच्छा टेंडर भरते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट के टेंडर नहीं होते, भाई ब्रिज बनाना है तो टेंडर भरो, आप कितने में बनाओगे, तो आप कोटेशन अपना प्रोवाइड करते हो कि हम इस क्वालिटी का ब्रिज इतने रुपए में और इतने टाइम के अंदर बनाएंगे। तो फिर जिसका कोटेशन सबसे अच्छा होता है उसका टेंडर पास होता है और फिर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ टेंडर। तो इस तरीके से भी एक्शंस लिए जाते हैं। इसके बाद है टर्म लोन। टर्म लोन बहुत ईजी है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए लोन लिया जाता है और फिर उसको एक पर्टिकुलर डेट पे रीपे कर देना होता है। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पे करते जाओ उसको इंटरेस्ट के साथ और एक पॉइंट पे वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है टेस्टिमोनियल। देखें, टेस्टिमोनियल का मतलब अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू एन इंडिविजुअल अबाउट हिज कंडक्ट, एबिलिटी, क्वालिफिकेशंस और क्रेडिट। ठीक है, सर्टिफिकेट इशूड बाय अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू एन इंडिविजुअल मतलब ये कैसा हो गया कि आपको आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं होता, कुछ उस तरीके से प्रोवाइड किया गया जिसमें लिखा जाएगा कि आपका कंडक्ट कैसा था, आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है और किस तरीके से आपका बिहेवियर रहा। तो हो सकता है कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉयर आपका परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट ऐसा कुछ प्रोवाइड करें जो आगे भी आपको आपकी फ्यूचर जॉब में काम आएगा, तो उस तरीके से सारी बात होगी। फिर है टाइटल, लीगल रिकग्निशन ऑफ द ओनरशिप, ये तो ईजी है। टॉर्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। TQM कॉस्टिंग का एक कंसेप्ट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बस क्वालिटी को मैनेज करना है और कुछ नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है, तो इसकी भी बात करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट है क्या, ये एक तरीके से बिजनेस में जो डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट दैट इज़ फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट जो एक पॉलिसी होती है कि हाँ भाई डिस्काउंट सबको प्रोवाइड करना है, तो एक MRP होता है और एक पेएबल प्राइस होता है, उस तरीके से। ट्राई इज़ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है और ये जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं इनको इसके थ्रू डील करना पड़ता है। ठीक है। फिर ट्रांसमिशन का मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र करना, जैसे अगर कोई शेयर्स का ओनर है और उसकी डेथ हो जाए तो उसके शेयर्स ऑटोमेटिकली उसके लीगल हायर या फिर जिसके नाम पे उसने वो शेयर्स नॉमिनेट किए उसको मिल जाते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है।
ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन, अपनी मर्जी से किया तो ट्रांसफ़र, डेथ पे हुआ तो ट्रांसमिशन, ठीक है। सो द नेक्स्ट टर्म इज़ ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स के बारे में आपने ऑब्वियसली 11th-12th में पढ़ा होगा, ये थियरी वाले पार्ट में आता था। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय आरबीआई, एक टाइप की सिक्योरिटी है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, जनरली 91 डेज़ के टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो आरबीआई इशू करती है, तो इट इज़ नथिंग न्यू फॉर यू। नेक्स्ट इज ट्रेस पासिंग। ट्रेस पासिंग के बारे में हमने टॉर्ट्स में डिस्कस किया था कि किसी की प्रीमाइसिस में विदाउट परमिशन एंटर कर जाना, दैट इज ट्रेस पासिंग। Next term is trustee. Trustee means caretaker of a property or a business or something. Turnover. Turnover means आपने जितने भी रुपए के गुड्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेल किए, उसको हम बोल सकते हैं टर्नओवर। भले उसका पेमेंट आया हो कैश पे हो क्रेडिट पे हो, डजेंट मैटर। अंडर राइटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अंडर राइटर वो हैं जो आपके बिहाफ पे आपके शेयर्स पब्लिक को बेचते हैं और बचे हुए शेयर्स खुद रख लेते हैं। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो सेल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वो आपको भी दे सकें और उनके भी सारे शेयर्स बिक जाए, ठीक है। तो दैट इज़ एन इंटरमीडियरी सर्विस, दे वर्क फॉर कमीशन। अनसिक्योर्ड लोन्स इज़ वेरी इजी, विदाउट सिक्योरिटी आपको अगर क्रेडिट मिल रहा है, लोन मिल रहा है तो, ठीक है। यूजरी या जो है यहाँ पे जो इसका मीनिंग बताया, पहले मीनिंग देख लेते हैं। The unlawful practice of lending money at an exorbitant rate of interest। अच्छा, आपने यहाँ पे किसी को पैसा दिया बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई, exorbitant। दिस occurs usually when the borrower is in desperate need। किसी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो और नेगोशिएट नहीं कर पा रहा था, उसका फ़ायदा उठा रहे। तो यूजुअली जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसका मीनिंग कुछ ऐसा निकलता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि याद नहीं आएगा एग्जाम में ऐसा वर्ड है। वकालतनामा। वकालतनामा क्या है? डॉक्यूमेंट बाय विच एन एडवोकेट इज़ ऑथोराइज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्टी। मतलब जब आप किसी एडवोकेट को हायर करते हैं और वो आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं कोर्ट में, तो उनको ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है कि भाई मैं इनका वकील हूँ और ये वकालतनामा में सबमिट कर रहा हूँ। वनीला इशू, अ स्ट्रेट फिक्स्ड रेट इशू विच हैज़ टर्म्स एंड कंडीशंस यूजुअली एक्सेप्टेड एज बीइंग कन्वेंशनल टू अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। थोड़ा सिक्योरिटीज़ का टर्म है, रुकते हैं अभी एग्जीक्यूटिव में, नहीं तो फिर क्या पढ़ेंगे। वैट इज़ नाउ आउटडेटेड, वैल्यू एडेड टैक्स। ये जीएसटी जैसा ही था, आप ऐसा समझ लो, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है, पुराना हो चुका है, तो आई डोंट थिंक ये आएगा। वेंचर कैपिटल वो कंपनीज होती हैं, दे एक्चुअली इन्वेस्ट ऑन अ बिजनेस विच इज़ अ स्टार्टअप और अ न्यू बिजनेस, और उनको लगता है कि इस बिज़नेस का अच्छा फ्यूचर है, पोटेंशियल है, तो दे इन्वेस्ट, और इसका फ़ायदा जो है उनको यूजुअली लॉन्ग टर्म में मिलता है। उसके बाद मतलब उनको शेयर्स मिल रहे हो, शेयर्स के रेट बढ़ेंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी। वीज़ा मतलब कंट्री से बाहर जाना हो तो उसके लिए जो परमिशन चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड अ वीज़ा। वाउचर, वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट टू शो अ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन। इट इज़ एज गुड एज अ प्रूफ, नथिंग एल्स। वेजेस आपको पता है, दिहाड़ी, ठीक है। सैलरी, रेम्यूनरेशन। वारंट, a tradable instrument giving the holder the right to buy from the issuer a fixed income security or equity stock under specified conditions। वारंट जनरली क्या होता है, शेयर वारंट होता है जैसे, तो इट इज़ अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर मेरे पास एक शेयर वारंट है, मतलब ट्रेडेबल है, 1 to 1 किसी को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, तो शेयर वारंट अगर मेरे पास है तो उस पर किसी का नाम नहीं, बट मैं कंपनी को जाके बोलूँगा कि मुझे इसके बदले आप शेयर सर्टिफिकेट दे दो, उसमें मेरा नाम लिख के दे दो, तो मिल जाएगा। तो दैट इज़ अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, ऐसा होता है, रिस्की होता है थोड़ा। वॉच डॉग किसे बोलते हैं? जिसको हमने अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के लिए अपॉइंट किया होता है। जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो आउटसाइडर्स के बिहाफ पे एक्ट करते हैं। फिर स्मॉल शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे एक्ट करने वाले स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स होते हैं। तो ऐसी बात होती है यहाँ पे। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? अच्छा, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मीन्स जब एक कंपनी को बंद किया जाता है, लिक्विडेट किया जाता है, असेट्स को बेचा जाता है, लायबिलिटीज़ को रीपे किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वाइंडिंग अप। डन। Window dressing, a maneuver engaged in by companies, banks, mutual funds at the end of the accounting period in order to impress the stockholders who will be receiving the report showing that the funds are better managed and invested than what might have been drawn up। मतलब एक्चुअली में फंड्स को, म्यूचुअल फंड्स को और अच्छा मेकअप करके बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि बहुत अच्छे से चल रहे हैं ये और आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जबकि एक्चुअली में ऐसा है नहीं। तो ये तो झूठ बोलने वाली बात हो गई। वुल्फ,
स्पेक्यूलेटर्स हु मेक अ किल इन द मार्केट, मतलब जो बोलते हैं ना कि ऐसा प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं, आप सोचते रह जाते हो, हाथी होते हैं ना जैसे बोलते हैं फील्ड में, वो वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए आपको, रोटेशन में चाहिए कि भाई बिना कैश के तो काम हो नहीं सकता है, बिना पैसों के, देखिए पेमेंट करना इमीडिएटली है, आएगा 4 दिन बाद, तो कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। रिट, रिट के बारे में तो भाई आपने जितना पढ़ा है उतना किसी ने नहीं पढ़ा है, तो रिट और रिट पिटीशन में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, यू नो ऑलरेडी। राइट ऑफ करना, ठीक है, जैसे होता है जो डेट है अब वो वापस नहीं आने वाला है तो उसको राइट ऑफ करो, ख़त्म करो, जो लॉसेस में दिखा के कैपिटल में से माइनस करके ख़त्म कर सकते हो। अभी आपके कोई रिजर्व्स है तो उसके सामने सेट ऑफ कर सकते हो, गया वो पैसा। ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ज़ीरो कूपन बॉन्ड एक सिक्योरिटी होती है, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी वेयर इट इज़ इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है, द पॉइंट इज इट इज़ इशूड एट डिस्काउंट। तो 100 रुपये की सिक्योरिटी है, आपको 90 रुपीज़ में आज दे देंगे, तो यू हैव टू पे ओनली 90, और उसकी जो एक मेच्योरिटी डेट होगी, मेच्योरिटी पे यू विल बी गेटिंग अ फुल अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़। तो आपने जो 10 रुपये एक्स्ट्रा लिए ना, वही आपका इंटरेस्ट है, बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई कूपन नहीं मिलेगा, इसलिए होते ज़ीरो कूपन, कूपन का मतलब इंटरेस्ट, तो कोई इंटरेस्ट, कोई डिविडेंड, कोई रिटर्न आपको इन बिटवीन ड्यूरेशन में मेच्योरिटी तक नहीं मिलने वाला है, ये आप याद रख के चलना। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे, और सैम्पल में जो है आप फिलअप करके देख सकते हैं। तो इतने सारे नए वर्ड्स हमने एक साथ सीख लिए, थोड़ा सा ओवरडोज हो जाता है मुझे पता है, लेकिन आप आराम से इसको बार बार पढ़ेंगे तो मे बी आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर आउट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।